गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए लेक्चर 9 में जो हम लोग का टॉपिक है उसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी कहते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष। रिलेटिव का मतलब सापेक्ष। परमिटिविटी का मतलब होता है परावैद्युतांक। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब हो गया सापेक्ष परावैद्युतांक। सापेक्ष परावैद्युतांक। डाई इलेक्ट्रिक को हिंदी में कहते हैं परावैद्युत। कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हिंदी में कहा जाएगा परावैद्युत नियतांक। तो रिलेटिव परमिटिविटी, देखो एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी होता है और एप्सिलॉन आर का मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कहते हैं। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर एक ही चीज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या है। किसी मीडियम की परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन, आप जानते हैं कि हर एक मीडियम का अलग अलग परमिटिविटी होता है। हर एक मीडियम का, एयर का अलग परमिटिविटी है, वाटर का अलग है, पेपर का अलग है, वुड का अलग है। हर एक मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी है, ग्लास का अलग है। तो किसी मीडियम की परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन तथा एयर की परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं एयर की और वैक्यूम की परमिटिविटी सेम होती है, जिसको एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। तो किसी मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन तथा एयर की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट के रेशियो को उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। यानी रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन आर बराबर होता है किसी मीडियम की खुद की परमिटिविटी और एयर की परमिटिविटी का जो रेशियो होगा वो उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या फिर उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा यानी रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो वाटर का परमिटिविटी और एयर के परमिटिविटी का रेशियो होगा। पेपर माने कागज का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो पेपर के परमिटिविटी और एयर के परमिटिविटी का रेशियो होगा। तो किसी भी मीडियम, चाहे वाटर लो, ये जैसे ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे लिखेंगे? के ग्लास। तो ग्लास का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा या ग्लास का जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो निकलेगा परमिटिविटी ऑफ ग्लास बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। अब आप समझ रहे हैं किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कैसे निकालते हैं। तो किसी भी मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, रिलेटिव का मतलब होता है आपेक्षिक, यानी एक दूसरे की अपेक्षा। तो जैसे ग्लास एक माध्यम है, ग्लास का अगर हमको सापेक्ष परावैद्युतांक निकालना है तो ग्लास के परावैद्युतांक को हवा के परावैद्युतांक से भाग देना होगा। किसी भी माध्यम का, किसी भी मीडियम का अगर आपको सापेक्ष परावैद्युतांक या परावैद्युत नियतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है तो उस माध्यम के परमिटिविटी को एयर के परमिटिविटी से भाग देना पड़ेगा। के एयर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर बराबर एप्सिलॉन एयर बाय एप्सिलॉन एयर, ये दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएगा? 1। यानी एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। इसको याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। हवा भी एक माध्यम है, हवा का सापेक्ष परावैद्युतांक 1 होता है। अच्छा अब देखिए परमिटिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? परमिटिविटी का यानी एप्सिलॉन का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहां पर एयर की परमिटिविटी है, इसका भी ऐसा यूनिट कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसी मीडियम की परमिटिविटी है और ये एयर की परमिटिविटी है। तो कोई भी मीडियम हो, परमिटिविटी का ऐसा यूनिट सेम होगा, तो इस दोनों ही एप्सिलॉन का ऐसा यूनिट सेम होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कट जाएगा, तो कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी का ना कोई यूनिट होता है ना कोई डायमेंशन होता है। इस के का या एप्सिलॉन आर का ना कोई यूनिट है ना कोई डायमेंशन है। ठीक है, अब देखिए कूलम्ब्स लॉ, दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को कूलम्ब फोर्स कहते हैं।
पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, जहां पर Q1 और Q2 फर्स्ट और सेकेंड चार्ज है, यानी दो चार्ज है, उसके बीच का डिस्टेंस R है, और यह जो दोनों चार्ज है यह किसी अदर मीडियम में रखा गया है जिस मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन है। अगर यह दोनों चार्ज एयर या वैक्यूम में रखा होगा तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट लेंगे, अगर यह दोनों चार्ज अदर मीडियम में रखा होगा तो यहां पर एप्सिलॉन लेंगे। अब हम एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू के, चूंकि के बराबर फॉर्मूला होता है, के का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हम एप्सिलॉन के जगह क्या लिख सकते हैं के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया कूलम्स लॉ का जनरल फॉर्मूला, ये वाला, ये, और ये फॉर्मूला हर एक मीडियम के लिए वैलिड है। अब जरा सोचिए अगर दोनों चार्ज एयर में होगा तो एयर के लिए के का वैल्यू एयर के लिए कितना होता है 1, तो यहां पर 1 आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बात समझ रहे हैं? तो अगर दोनों चार्ज एयर या वैक्यूम में रखा होगा तो वहां पर के का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, तो एयर या वैक्यूम के लिए कूलम्स लॉ का फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, क्योंकि हवा का यानी एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है यानी रिलेटिव परमिटिविटी वो 1 होता है। रिलेटिव परमिटिविटी को ही एप्सिलॉन आर को ही के कहते हैं और के को ही एप्सिलॉन आर कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, और ये रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, दोनों एक ही चीज है, और इसका यूनिट या डायमेंशन होता ही नहीं है क्योंकि ये दो एप्सिलॉन का रेशियो है। तो जैसे वाटर एक मीडियम है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकलेगा, तो वाटर के परमिटिविटी को एयर के परमिटिविटी से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए एयर का परमिटिविटी 2 है, मान के चलिए एयर का परमिटिविटी 2 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है और वाटर का परमिटिविटी 10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, ये तो यूनिट कट गया तो 5 मिल जाएगा। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 आ गया, इसका मतलब हुआ कि वाटर का जो परमिटिविटी है वो एयर से 5 गुना अधिक है, क्योंकि वाटर का परमिटिविटी आपने क्या लिखा है 10, एयर का कितना लिया है 2, तो 2 5 जा 10। यहां पर मैंने ऐसे ही वैल्यू ले लिया, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये ऐसे एज्यूम्ड वैल्यू है, ये माना गया मान है। तो वाटर के परमिटिविटी को एयर के परमिटिविटी से डिवाइड करने पर कितना वैल्यू आ रहा है 5। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी 5 है, इसका मतलब हुआ कि वाटर का परमिटिविटी एयर के परमिटिविटी से 5 गुना अधिक है। मान लो पेपर का परमिटिविटी है 12 और एयर का परमिटिविटी 2 है, तो ये कितना आएगा 6। तो पेपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, इसका मतलब पेपर का जो परमिटिविटी है वो एयर के परमिटिविटी से 6 गुना अधिक है। तो किसी भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव परमिटिविटी एक नंबर होता है। किसी भी मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो एक नंबर होता है जो बताता है कि उस मीडियम का परमिटिविटी एयर के परमिटिविटी से कितना गुना अधिक है। जैसे पेपर का रिलेटिव परमिटिविटी 6 है, जो कि एक नंबर है जो ये बता रहा है कि इसका परमिटिविटी एयर के परमिटिविटी से 6 गुना अधिक है। क्लियर हो गया? रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या एप्सिलॉन आर। तो के का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा के इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हुआ कि किसी भी मीडियम का जो एप्सिलॉन होगा यानी परमिटिविटी वो एयर के परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से के टाइम्स अधिक होगा। किसी भी मीडियम का जो एप्सिलॉन होगा वो एयर के परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट से के टाइम्स अधिक होगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फोर्स
फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, बहुल आवेशों के बीच लगा बल। तो अगले टॉपिक का नाम है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, बहुल आवेशों के बीच लगा बल। मल्टीपल चार्ज का मतलब हो गया एक से अधिक चार्ज। मान लीजिए यहां पर 3 चार्ज है, एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 एंड तीसरा चार्ज है Q3। कितना चार्ज है? 3 चार्ज है, Q1, Q2, Q3। अब आप यह बताएं कि Q2 चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। तो Q2 चार्ज पर 2 फोर्स लग रहा है, एक फोर्स Q1 के कारण लगेगा, एक फोर्स Q3 के कारण लगेगा। Q2 चार्ज पे 2 फोर्स लगेगा, एक फोर्स Q1 के कारण, एक फोर्स Q3 के कारण। तो Q1 के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा, मान के चलिए कि तीनों पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 के कारण इस पर रिपल्सन फोर्स इधर लगेगा। इस फोर्स को हम कह रहे हैं F21। F2 का मतलब हो गया Q2 चार्ज पर लगा फोर्स हो गया F2, यहां 2 है, यहां भी 2। F2 का मतलब Q2 चार्ज पर लगा फोर्स, किसके कारण? Q1 के कारण, तो F21। उसी प्रकार इस चार्ज Q2 पर एक फोर्स और लगेगा, किसके कारण? Q3 के कारण। तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा? ये चार्ज इस पर किधर फोर्स लगाएगा? बाहर की ओर, क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है। ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, तो यह चार्ज उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो एक फोर्स इस पर लगेगा F2। F2 का मतलब Q2 चार्ज पर लगा फोर्स, किसके कारण? 3 के कारण, तो F23। Q2 चार्ज पर 2 फोर्स लगेगा, एक Q1 के कारण तथा दूसरा Q3 के कारण। इसीलिए Q2 चार्ज पर लगा नेट फोर्स होगा, Q2 चार्ज पर चूंकि दो फोर्स लग रहा है, तो Q2 चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स होगा F नेट बराबर, इस दोनों फोर्स को वेक्टर के तरीके से जोड़ेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि Q2 चार्ज पर, यानी इस चार्ज पे दो फोर्स लग रहा है, तो चूंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को हम कैसे ऐड करेंगे? वेक्टर के तरीके से। तो चूंकि Q2 चार्ज पर दो फोर्स लग रहा है, तो Q2 चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा? तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q2 विल बी द वेक्टर सम ऑफ F21 प्लस F23। दोनों फोर्स को वेक्टर के तरीके से जोड़ेंगे ताकि हमको Q2 पर लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू मिल जाए। तो किसी भी चार्ज पर बहुत सारे चार्जों के कारण लगने वाले नेट फोर्स को कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? तो प्रत्येक चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम को अगर हम वेक्टर सम लेते हैं, तो हमको इस पर लगने वाला नेट फोर्स निकल जाएगा। मान के चलिए कि एक चार्ज है Q2 और यहां पर 3 चार्ज है, एक है Q1, एक है Q3, एक है Q4। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस पर लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू बताएं। किस पर लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू? Q2 पर। तो पहले यह सोचो कि Q2 पर कितना फोर्स लगेगा। तो Q2 पर 3 फोर्स लगेगा। एक फोर्स लगेगा Q1 के कारण, जो कि रिपल्सन फोर्स इधर लगेगा। एक Q3 के कारण, यह भी रिपल्सन फोर्स इधर लगेगा। एक Q4 के कारण, यह भी रिपल्सन फोर्स इधर लगेगा। यह चार्ज इसको बाहर ढकेलेगा, यह भी चार्ज इसको बाहर ढकेलेगा, और यह भी चार्ज इसको बाहर ढकेलेगा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर डायरेक्शन जरूर दिखाइए। यह फोर्स हो गया F2, यानी Q2 पर लगा फोर्स किसके कारण? 1 के कारण। यह हो गया F2 किसके कारण? 3 के कारण। और यह हो गया F2 किसके कारण? 4 के कारण। अब अगर पूछा जाए कि Q2 पर कितना फोर्स लग रहा है, तो भाई Q2 पर तो 3 फोर्स लग रहा है, और सारे फोर्स को अगर हम वेक्टर के तरीके से जोड़ दें, तो Q2 पर लगने वाले नेट फोर्स का वैल्यू निकल जाएगा। इसका मतलब दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, वो बाकी चार्ज के उपस्थिति से स्वतंत्र होता है।
दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का मान उस दोनों चार्ज पे डिपेंड करता है, उसके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। इस फोर्स का वैल्यू किसी तीसरे या चौथे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब दो चार्ज Q1 और Q2 के बीच लगने वाला फोर्स किसी और चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। Q1 और Q2 के बीच जो भी फोर्स ये लग रहा है, इस फोर्स का वैल्यू इस सारे चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। इस दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का वैल्यू इस दोनों चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। और Q4 और Q2 इस दोनों Q4 एंड Q2 इस दोनों चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का वैल्यू Q1 Q3 पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स बाकी चार्ज के प्रेजेंस से या एब्सेंस से स्वतंत्र होता है, उस पर निर्भर नहीं करता है। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स बाकी चार्ज से इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए किसी एक चार्ज पर कई चार्ज के कारण लगने वाला नेट फोर्स प्रत्येक चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। किसी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्ज के कारण लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो प्रत्येक चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। इस नियम को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इस सिद्धांत को कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में लिखने कि भाई अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जो है, ये जो फोर्स है जो कि Q1 और Q2 के बीच लग रहा है, इसको Q3 से कोई मतलब नहीं। ये जो F है ये क्या Q3 पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। Q4 पे करेगा? नहीं करेगा। यानी दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स बाकी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। किसी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्ज के कारण लगने वाला नेट फोर्स प्रत्येक चार्ज के कारण लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो अगर मान के चलो बहुत सारा चार्ज दिया गया है और आपसे पूछ दे कि किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालें, जैसे मान के चलिए 10 चार्ज है, टोटल कितना चार्ज है? 10 चार्ज है। किसी एक चार्ज पर 9 फोर्स लगेगा बाकी 9 चार्ज के कारण, तो 9 फोर्स लगेगा तो 9 फोर्स का वेक्टर सम ले लोगे तो नेट फोर्स निकल जाएगा। मान के चलो 20 चार्ज है, कितना चार्ज है? 20, तो किसी एक चार्ज पर 19 फोर्स लगेगा, सारे फोर्स का वेक्टर सम ले लो तो नेट फोर्स निकल जाएगा। मान के चलिए 30 चार्ज है, तो किसी भी एक चार्ज पर 29 फोर्स लगेगा, सारे 29 फोर्स का वेक्टर सम ले लो तो नेट फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।